हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और यूपी टेट की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो अब यूपी टेट के पेपर में लगभग 40 दिन ही बचे हैं। लगभग 40 दिन बचे हैं, तो आप लोग 40 दिन की जो तैयारी है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए। तो ये हमारे साथ आप लोग यूपी टेट का जो है 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर है। आप लोग सीडीपी का 30 क्वेश्चन आप लोग हमारे साथ सॉल्व करिए और अपना खुद आकलन करिए। देखिए कि आप लोगों का इस सीडीपी में 30 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। आप लोग कमेंट में भी बताइएगा कि आप लोग 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन अभी सही कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप लोग अभी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, अभी भी टाइम है। तो आप लोग हमारे साथ 30 क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 1, पूरा 30 क्वेश्चन तक आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, तभी आप लोगों को अपना खुद आप लोग आकलन कर पाएंगे कि आप लोग 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई केवल चूहों तथा बिल्लियों में, केवल मनुष्यों में या सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्रकृति होती है। तो ये सभी प्राणियों में होता है। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता जो सभी प्राणियों में होता है। तो ये मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। तो आप लोग इसको पूरा डिटेल में आप लोग वीडियो को रोक करके पूरा जो है डिटेल में जो एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको बढ़िया से आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा और अपना कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। अगर हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो इसलिए आप लोग केवल हमारे साथ क्वेश्चन और आंसर करिए, और अगर आप लोगों को कहीं भी लगता है कि आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए तो वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्ति सभी प्राणियों में समान पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति आदत से भिन्न होती है। मूल प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती है। तो ये मूल प्रवृत्तियां हैं, तो आप लोग इसको डिटेल में पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। तो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में शामिल है। किसमें? आर्टिकल 21 में शामिल है। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो क्रेस्मर ने सुडोलकाय और लंबकाय और गोलकाय, इस सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो आप लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो ये एप्टीट्यूड अभिक्षमता का मापन है। टीईटी का उद्देश्य अभिक्षमता का मापन है। अभिक्षमता योग्यता किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति की कार्य कुशलता की विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमता भावी सफलता के अनुमान को इंगित करती है। विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण किसी विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्ति की अभिक्षमता का मापन करने के लिए टीईटी का उद्देश्य मापन है। और ये टीटी का फुल फॉर्म होता है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसका करता है? तो संघनन का सिद्धांत ये मेमोरी का व्याख्या करता है, यानी कि स्मृति। संघनन का सिद्धांत स्मृति की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत मूल रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तथा प्रस्तुतिकरण के तरीके को व्याख्यायित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क
असंख्य सूचनाएं संग्रहित करती है। मनुष्य वही सूचना के द्वारा निर्णय का निर्माण करता है जो समस्या समाधान में सहायक होता है। अतः वही व्यक्ति निर्णय निर्माण में दक्ष होगा जो सृजनशील होगा। संगणन का सिद्धांत मस्तिष्क में सूचनाओं के संचय से संबंधित है, जबकि अधिगम, अवप्रेरणा और सृजनात्मक से संबंध नहीं रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? तो ये सिरिल बर्ट ने दी। किसने दी? सिरिल बर्ट ने। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा सिरिल बर्ट ने दी। किसने दी? सिरिल बर्ट ने दी। बर्ट के अनुसार जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है पिछड़ा बालक कहा जा सकता है। और ये शैक्षिक लब्धि EQ का जो है ये फार्मूला होता है शैक्षिक आयु अपान दैहिक आयु गुणे 100। EA मतलब होता है एजुकेशनल एज और CA मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज। CA मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज और EA मतलब होता है एजुकेशनल एज। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में से भिन्न है? निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो ये वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता, एप्टीट्यूड ये भिन्न है। वैलिडिटी और ये विश्वसनीयता और ऑब्जेक्टिविटी ये सभी जो है समान हैं और ये एप्टीट्यूड भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? द्वितत्व का सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी, एक तत्व का सिद्धांत ये भी है। प्रत्यागमन का सिद्धांत ये नहीं है। प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं, बहु तत्व का सिद्धांत ये भी जो है बुद्धि का सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर C सही होता है। आप लोग इसको ये डिटेल में दिए हुए आप लोग जो है इसको डिटेल में पढ़ के अपना कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो ये पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और ये लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर C सही होगा। और थायराइड भी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। लार ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत नहीं माना जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत 8 मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, वृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, जनन ग्रंथि आती है, जो रुधिर में तरह तरह के हार्मोन छोड़ती है। ये हार्मोन शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचकर उनके कार्यों को नियमित बनाते हैं। लार ग्रंथि एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है। लार ग्रंथि एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है। इसको अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर C सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। ऑप्शन नंबर 1 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर B सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेगात्मक गामक अवस्था। ऑप्शन नंबर C पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर C पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यही सही है। तो इसका हम लोग डिटेल में देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। नंबर 1 संवेगात्मक संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर C सही है।
दोस्तों हमारा थोड़ा सा गला ख़राब है, तो आप लोग थोड़ा सा आवाज़ कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? अल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी से संबंधित हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने सीखने के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो ये वातावरण भी प्रभावित करता है, वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, खेल तथा व्यायाम भी प्रभावित करता है। तो इनमें से ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो ये होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? तो ये डीवी साहब ने की है। किसने किया है? डीवी साहब ने। विचारात्मक चिंतन की चर्चा डीवी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आगमनात्मक तर्क के स्तरों को आगमनात्मक तर्क के स्तरों को निम्न शामिल नहीं है। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सही है? आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? तो ये जो है ये प्रयोग शामिल है, अवलोकन शामिल है, और ये सामान्यीकरण शामिल है। इमेजिनेशन कल्पना ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कल्पना शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सीखी गई बात धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है। ये कहलाता है मेमोरी, या जो है विस्मरण यानी फॉरगेटिंग, या रिटेंशन धारणा, या थिंकिंग चिंतन। तो ये विस्मरण कहलाता है। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना ये कहलाता है विस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है और उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? यानी कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु। तो अभी इसका मानसिक आयु जो है 8 वर्ष है, और उसकी 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। तो ये मानसिक आयु जो है 8 अपान जो है ये 5 गुणे 100 ना। तो अभी ये 5 को जो है तो ये 20 आ जाएगा, और 8 दूनी 16 बराबर ये आ जाएगा 160। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा IQ स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है? तो ये 70 से ये मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है। ये 35 से बिलो। ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 36 से लेकर 49। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें बौद्धिक आसक्तता के विभिन्न वर्ग इस प्रकार होते हैं, जैसे निम्न बुद्धिलब्धि 55 से लगभग 70, सामान्य
35 से 40 से लगभग 35-40 से लगभग 50 से 55। तीव्र वाले जो है ये 20 से 25 से लगभग इतना। दोस्तों ये जो है बहुत अच्छा नहीं दिया है, इसको हम बुद्धि लब्धि वाला टॉपिक जो है हम अलग से कराएंगे बढ़िया से, ये डिटेल में। ये हमको थोड़ा सा ये कम सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। नंबर 23, रोसा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयोग किया जाता है? तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, यह विस्मृति का कारण नहीं है। यह विस्मृति का कारण नहीं है। तो स्मरण करने की इच्छा, सीखने में कमी, तो स्मरण करने की क्षमता, डिजायर टू रिमेंबर, ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। बाकी जो है सीखने में कमी, ये ऑप्शन गलत है। मानसिक द्वंद्व, ये भी ऑप्शन गलत है। और सीखने की दोषपूर्ण विधियां, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधियों से संबंधित है, वह कहलाता है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से शेष से भिन्न है। रावेन टेस्ट, ये रावेन टेस्ट जो है निम्न में से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 16 PF और TAT और ड्रा ए माइंड टेस्ट, ये सभी जो है व्यक्तित्व परीक्षण मापन से संबंधित है। ये इन तीनों से भिन्न है। और ये रेवेन परीक्षण, यह बुद्धि मापन के अशाब्दिक परीक्षणों का एक उदाहरण है, जिसमें परीक्षार्थी को एक अपूर्ण प्रतिरूप दिखाया जाता है और उसे दिए गए अनेक वैकल्पिक प्रारूपों में से उस विकल्प को चुनना होता है जिससे अपूर्ण प्रतिरूप पूरा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसका मध्यांक निकालना है। तो मध्यांक जो है इसका एक क्रम में लगा के और ये मध्य वाला दोनों अंक लेके इसको जो है ऐड कर लीजिए। तो 19/2 आ जाएगा, इसी फार्मूले में रख दीजिए और इसका आंसर ये आ जाएगा 9.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये जो है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया। आप लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो ये संवेग, इमोशन। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति संवेग से संबंधित होती है। मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक माना जाता है और इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति की सूची दी है। तो ये 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति है। आप लोग जो है इसको पूरा डिटेल में पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30,
क्वेश्चन नंबर 30, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ये परसेप्शन कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। तो हम लोगों का CDP का 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।